भर्तियों में घोटाले तो कांग्रेस रिजीम की देन है, वहाँ से शुरुआत हुई है। हमने बहुत सख्त कार्रवाइयाँ भी की हैं, अभी एक सख्त नकल विरोधी कानून भी लाए हैं। दसमाना जी जो है, मैंने उनसे पूछा कि भाई यहाँ पेपर लीक भी हो रहे, तो आप लोग यहाँ क्यों इस्तीफा की मांग नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा यहाँ हम लोग कर ही नहीं रहे, हमारी सरकार है फिर भी नहीं कर रहे। जहाँ जहाँ पूरे 22 राज्यों में और इसके अलावा जितने भी पूरे भारत में पेपर लीक हो रहे, चाहे हमारी सरकार हो या नहीं हो, वो सब संघ के लोग कर रहे हैं, भाजपा के लोग ही कर रहे हैं। देखिए, अगर विरोधी मुख्यमंत्री को टारगेट करते हैं तो ये अच्छी बात है। इसका मुख्यमंत्री ठीक काम कर रहे हैं, विरोधी उनसे परेशान है। कौन क्लेम कर सकता है कि ये भाजपा का वोटर है, ये कांग्रेस का वोटर है? अगर वो ऐसा कहते तो गलत करते हैं, और अगर इस दृष्टि से वो काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं तो भी गलत है। अगर हम धर्मांतरण में अब लोग प्रलोभन देकर, बहका कर, फुसला कर, गलत मीन्स को अपना कर किसी को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, उसको रोकना कुछ गलत है क्या? युवा की बात चला रहे कि युवा होना चाहिए, युवा धर्मपुर से, तो आपको लगता है कि क्या युवा ही होना चाहिए, आप नहीं सही बैठ? मुझसे ज़्यादा युवा देहरादून में है क्या? मेरे साथ आके देख लेना, चल के भी देख ले, बात करके भी देख ले। जिस मानक पर जो पैरामीटर्स तय हैं, उन पैरामीटर्स में मेरे सामने आके खड़ा होकर देख ले। राहुल गांधी का जब दौरा शुरू हुआ तो छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत उन्होंने कहा हमने कुछ रजिस्ट्रेशन कराए हैं। तो 4.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद और अगर सिर्फ 2000 युवा वहां पर आता है तो इस कार्यक्रम को आप सफल कहेंगे, असफल कहेंगे? लेकिन उन्होंने न तो चुनाव पर कोई बात की, न कोई रोड मैप दिया, ना ही वो छात्रों को संतुष्ट कर पाए कि भाई आखिर इसको कैसे रोका जा सकता है। वो पुल, वो जो सड़क का टूटना, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे अधिकारियों पर बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे ठेकेदार जिन्होंने उसको बनाया है उसको ब्लैकलिस्ट होना चाहिए। हम सरकार में अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। अगर कुछ गलत हुआ है तो उस पर निश्चित तौर पर प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में। 27 के विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं। इस बार लगातार हर पार्टियां, हर उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी करने में लगा हुआ और माहौल बहुत ही रोचक तरीके से तेज होता चला जा रहा है। और भी तमाम विषयों को लेकर के लिए आज हम आए हैं हमारे खास कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा जनप्रतिनिधि। और आज के हमारे जो मेहमान हैं वो बड़े ही खास हैं। लगातार 2 बार नगर निगम देहरादून के मेयर और उसके बाद उत्तराखंड की सबसे बड़ी विधानसभा के लगातार 2 बार से भाजपा विधायक और प्रदेश के प्रवक्ता भी हैं भाजपा से। लगातार जनता के बीच में रहते हैं, जनता के हितों के लिए काम करते हैं और जनता के समीप रहकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर के उनके लिए सदैव जमीनी स्तर पर काम करते रहते हैं। विनोद चमोली जी, नमस्कार सर, स्वागत है आप। जी नमस्कार। चमोली जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि इतनी बड़ी विधानसभा है आपकी, उत्तराखंड की सबसे बड़ी विधानसभा। अक्सर लोग कहते हैं कि कांग्रेस से कि भाई विकास नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा, लेकिन जब मैं देखता हूं आपके विकास को तो कई सारे बड़े बड़े पार्क आपने बनवा दिए, अनाज मंडी का एक बड़ा विस्थापन आपने कर दिया, तो उनको क्या विकास दिखाई नहीं देता है? देखिए, कांग्रेस अगर ये कहेगी कि बहुत अधिक विकास हो रहा है तो कल चुनाव में कैसे उतरेगी? और स्वाभाविक बात है, हमारा विरोधी दल है तो कहीं ना कहीं जो छुटपुट कमियां रहती हैं या कहीं कोई विकास की दौड़ में कह सकता है कुछ एरिया छूटे हुए होंगे या नए क्षेत्र डेवलप हो रहे होंगे, तो उसको हाईलाइट करके वो अपनी उपस्थिति वहाँ पर दिखाना चाहते हैं और वो होता भी है। क्योंकि विरोधी दल है तो स्वाभाविक बात है, उनको अगर चुनाव में आना है तो उनको वो स्वभाव रखना पड़ेगा और वो करते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। इस बार अभी मैं देख रहा था कि यूटीयू पेपर लीक का एक मामला निकल के आया जिसमें उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी को लेकर के तमाम कांग्रेसी उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं सरकार के पक्ष की, भाई सरकार ने क्या कार्रवाई नहीं करी? क्योंकि ये लोग तो कह रहे हैं कि सरकार की कार्रवाई कुछ नहीं हुई है, ये नहीं हुआ है। देखिए, उसमें कार्रवाई हुई है और जो उसके कोई गुप्ता करके जो उसके सहायक प्रोफेसर जो उसके की मैन बताए जाते हैं तो उनको बर्खास्त करने की बात भी हो रही है। तो सरकार अपने आप में कार्रवाई कर रही है। लेकिन कांग्रेस का हाथ एक मुद्दा लगा है, पूरे देश में एक नीट को लेकर एक वातावरण बना था तो उसी से कनेक्ट करके वो लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे होंगे और मैं समझता हूँ करेंगे, मौका मिलेगा तो करेंगे। लेकिन हम लोग गंभीर हैं, हम किसी भी हालत में नकल या पेपर लीक को रोकने के लिए हमारा कमिटमेंट है। हम लोग बहुत सख्त नकल विरोधी कानून भी लाए हैं। उसके बाद से आपने देखा कि हम लगातार लगभग 34,000 से तक नियुक्तियां कर चुके हैं, जिसमें कहीं पर भी कोई शिकायत नहीं आई है। पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां हो रही हैं और आगे भी तमाम परीक्षाएं जहाँ जहाँ भी हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं, हम
सख्ती के साथ निपट रहे हैं और परीक्षाएं हमारे ठीक प्रकार से हो रही हैं। जैसे कि सरकार ने कार्रवाई भी कर दी है, जो कि सरकार का जो सख्त नकल विरोधी कानून की सरकार बात करती है, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस के हाथ एक ही जो पैंतरा है वो लगा हुआ है। वो हर बार कुछ चाहे जंतर मंतर की बात करें या यहाँ की, अब वो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के इस्तीफे पर अड़ गए हैं। तो ये क्या सही है कि बार बार इस्तीफे की मांग कर देना एक पेपर लीक? उनके पास मुद्दे नहीं है। और आपने देखा होगा भर्तियों में घोटाले तो कांग्रेस रिजीम की देन है, वहां से शुरुआत हुई है। हमने बहुत सख्त कार्रवाइयाँ भी की हैं, अभी एक सख्त नकल विरोधी कानून भी लाए हैं। अब थोड़ा सा समय इसलिए लग रहा है कि उस कानून के तहत जब सजाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने की पूरे देश के अंदर हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि सजाएं भी जल्दी होंगी। 3 महीने का केंद्र ने टाइम फ्रेम तय किया है कि 3 महीने के अंदर हमको सजा दे देनी है। तो जब लोगों को सजा होने लग जाएगी, जब उम्र कैद जैसी सजा का प्रावधान है, उसमें 10 करोड़ तक का जुर्माने का प्रावधान है, जब ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा, इसका एग्जीक्यूशन होना शुरू हो जाएगा, इसके परिणाम आने शुरू हो जाएंगे, तब लोगों में एक भय बनेगा निश्चित तौर पर। उसके बाद ये पूर्णतः इस पर रोक लग पाएगी। झारखंड में कांग्रेस की सरकार है और आम आदमी पार्टी में जो है वो आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, वहां भी अभी 2 पेपर लीक हुए। तो विपक्ष क्या है, विपक्ष क्या उनसे अपने पार्टी के और अपने लोगों से इस्तीफा नहीं मांगेगा? देखिए क्या है, ये पूरे देश को देखना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं पूरे देश में लगातार हो रही हैं। अब जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो 17 बार पेपर लीक हुआ था, 17 बार। और उस समय प्रियंका गांधी वहाँ के मुख्यमंत्री को बचाते हुए, शिक्षा मंत्री को बचाते हुए दिखी कि भाई पेपर लीक से उनका कोई लेना देना नहीं है, ऐसा करके मैंने उनके तमाम वीडियोस देखे हैं। तो अपनी सरकारों में यदि कोई इस प्रकार का होता है तो उसको ये लोग संज्ञान नहीं लेते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं, और जहाँ भाजपा शासित सरकारें वहाँ पर इसके लिए प्रदर्शन करते हैं। दोहरा मापदंड जो अपनाते हैं ये ठीक नहीं है। कर्नाटक में भी पेपर लीक का मामला सामने आया है, आपके पंजाब में भी सामने आया, लेकिन वहाँ के लिए कोई आवाज नहीं उठाने वाला। सूर्यकांत धस्माना जी जो है, मैंने उनसे पूछा कि भाई यहाँ पेपर लीक भी हो रहे तो आप लोग यहाँ क्यों इस्तीफा की मांग नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा यहाँ हम लोग कर ही नहीं रहे, हमारी सरकार है फिर भी नहीं कर रहे। जहाँ जहाँ पूरे 22 राज्यों में और इसके अलावा जितने भी पूरे भारत में पेपर लीक हो रहे, चाहे हमारी सरकार हो या नहीं हो, वो सब संघ के लोग कर रहे हैं, भाजपा के लोग ही कर रहे हैं और उनकी पूरी की पूरी गैंग कर रही है। देखिए ना, अभी उन्होंने स्वयं के बयान से ही कह दिया है कि वह हम लोग मांग नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब दोहरा मापदंड अपनाए हुए हैं। जहाँ जहाँ भाजपा शासित सरकारें हैं वहाँ पर आप पेपर लीक को लेकर, नकल को लेकर मुखर होंगे, और जहाँ आपकी सरकारें, आपके सहयोगी की सरकारें हैं, वहाँ पर आप उस मामले को लेकर चुप्पी साध जाएंगे। तो देश की जनता, प्रदेश की जनता ये भी देख रही है, तो आपके दोहरे मापदंड को जनता थोड़ा स्वीकार करेगी। इस बार जैसे अगर हम देखें विधानसभा चुनाव नजदीक है तो एक SIR की प्रक्रिया भी चल रही है साथ साथ में। कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगातार लगते रहते हैं कि भाई भाजपा की जो पार्टी है वो वोट काटने में तुली हुई है, बाकायदा कितने वोट, इस 1000 वोट यहाँ से हरिद्वार से काट दिए, इतने 1000 वोट देहरादून से काट दिए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप भी SIR को लेकर लगातार काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ लोगों के संग जुड़ाव करते हुए, तो क्या वाकई ऐसा हो रहा है कि कुछ वोट कट रहे हैं और किसी कांग्रेस को नुकसान होगा या किसी पार्टी को नुकसान होगा? भाई वोट को आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है कि कांग्रेस का या बीजेपी का है? कैसे किया जा सकता है? हाय ठीक है, जो पुनरीक्षण चल रहा है, जो एक्चुअल वोटर लिस्ट है वो तैयार हो रही है, उसमें बहुत सारे एब्सेंटीज हैं, बहुत सारे ऐसे जिनकी डेथ हो चुकी है, बहुत सारे ऐसे जिनकी शिफ्टिंग हो चुकी है, HD बोलते हैं उसको। तो वो हमारे यहाँ कटे, मेरे यहाँ भी लगभग 29,000 लोग ऐसे हटे हैं। फिर बहुत सारे लोगों के नामों के संशोधन के मामले पड़े हुए हैं, उसके नोटिस जा रहे हैं, उसका क्लियरेंस होगा, फिर नए बोर्ड बनाने का अवसर मिलेगा। उसमें 12 उसके मानक हैं कि 12 मानकों में से कोई पूरा होगा तो नया वोट बन जाएगा। तो इसमें ये थोड़ा आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि कौन किसका वोटर है, और कौन क्लेम कर सकता है कि ये भाजपा का वोटर है, ये कांग्रेस का वोटर है। अगर वो ऐसा कहते तो गलत करते हैं, और अगर इस दृष्टि से वो काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं तो भी गलत है। अब एक वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण हो रहा है तो वो जस्टिफाइड वे में हो रहा है। वो किसका कट रहा है, क्या कट रहा है, अब तमाम पहाड़ के वोट पहाड़ पे शिफ्ट हुए हैं। इस समय में ऐसी सूचनाएं आई हैं, ये माना जाता है कि वो भाजपा का वोटर है, लेकिन हुआ है ना, तो उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे भाजपा का, कांग्रेस का, ये अन्य दलों का है? तो इस प्रकार की बातें सिर्फ आरोप लगाने के लिए की जाती हैं, इसमें कोई सच्चाई है नहीं। जैसे कि अभी चुनाव का दौर चल रहा है, अगर हम धर्मपुर विधानसभा की, आपकी विधानसभा की बात करें, आप लगातार 2 बार से विधायक हैं। इस बार जनता की तरफ से भी यही लग रहा है कि भाजपा की वापसी होनी चाहिए, पर वहीं पर कांग्रेस के कई सारे जो नेता हैं, ज्योति रौतेला हैं या फिर वैभव वालिया और भी अन्य नेता जो हैं, आजकल एक दौर सा चलने लगा कि सोशल मीडिया पर जाकर, एक जगह पर जाकर मुद्दे बनाना और उसको खिलाफत करके डालना। तो आपको लगता है कि जो आजकल की राजनीति है वो सिर्फ और सोशल मीडिया की राजनीति है, ना कि धरातल की राजनीति है? देखिए, मीडिया का प्रभाव बड़ा है और सोशल मीडिया का और ज्यादा हुआ है, लेकिन उसका साथ साथ सदुपयोग के साथ साथ दुरुपयोग भी बहुत होने लगे। आजकल तो AI के माध्यम से किस तरह के मीम बन रहे हैं, बिलो स्टैंडर्ड मीम बन रहे हैं, बिलो द बेल्ट बात हो रही है, तो ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, तो मेरी विधानसभा
क्योंकि दिनेश अग्रवाल जी के भाजपा में आने के बाद वो लगभग कांग्रेस के लिए खाली है, इसलिए वहाँ नए नए लोग जो है वहाँ प्रयास कर रहे हैं कि एक बार हम विधानसभा में घुस जाएंगे और एक क्लेम उनका बन जाएगा भविष्य के लिए। वो भी जानते हैं कि वहाँ जीतना उनके लिए आसान नहीं है, वो सीट अब कांग्रेस युवा की बात चला रहे कि युवा होना चाहिए, युवा धर्मपुर से, तो आपको लगता है कि क्या युवा ही होना चाहिए, आप नहीं सही बैठ? कोई मुझसे ज़्यादा युवा देहरादून में है क्या? मेरे साथ आके देख लेना, चल के भी देख ले, बात करके भी देख ले। जिस मानक पर जो पैरामीटर्स तय हैं उन पैरामीटर्स पे मेरे सामने आके खड़ा होकर देख ले, तो मुझसे बड़ा युवा देहरादून में दिखाई पड़ेगा क्या? तो ऐसा नहीं है। युवा की बात करते, अच्छी बात करते, उसको हमको लाभ मिलता है। अच्छा, जैसे कि जो कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हैं वो लगातार भाजपा पे और खास करके मुख्यमंत्री जी और उनकी कार्यशैली पर आरोप लगाते हैं कि जो सीएम है धामी जी वो लगातार एक पक्ष को लेकर खिलाफत कर रहे हैं। जैसे कि चाहे वो अपने भाषणों में कहते हैं लैंड जिहाद, लव जिहाद, मुल्लावादी विचारधाराओं के खिलाफ बात करना, और या फिर जो अतिक्रमण है उस पर बुलडोजर चलते हैं, चाहे वो एक ही पक्ष को लेकर चल रहे हैं। तो क्या ये वो कहते हैं कि क्या उन्हें एक पक्ष की खिलाफत ही करनी है? देखिए, अगर विरोधी मुख्यमंत्री को टारगेट करते हैं तो ये अच्छी बात है। इसका मुख्यमंत्री ठीक काम कर रहे हैं, विरोधी उनसे परेशान है तो उनको आरोपित कर रहे हैं। आरोप लगना कई बार अच्छा भी होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा ही खराब होते हैं। तो वो एक अच्छा पक्ष है। और जहाँ तक हम लोगों ने जो भी कार्रवाइयाँ की हैं, हमने कहीं ना कहीं कानूनी दृष्टि से जो गलत रहा उसके खिलाफ हम खड़े हुए हैं। जैसे अतिक्रमण के खिलाफ हमने एक अभियान चलाया, हमने 10,000 एकड़ भूमि अपनी रिक्लेम की है जो कि मज़ारों के नाम से किन्हीं किन्हीं कारणों से अतिक्रमित कर दी गई थी। क्या उसको छुटाना गलत है क्या? अतिक्रमणकारियों से अतिक्रमित भूमि को छुड़ाना ये तो अच्छी बात है, प्रदेश का एसेट खड़ा हो रहा है। अगर हम धर्मांतरण में अब लोग प्रलोभन देकर, बहका कर, फुसला कर, गलत मीन्स को अपना कर किसी को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, उसको रोकना कुछ गलत है क्या? या पहाड़ की डेमोग्राफी बदल रही है, हमारे की पहाड़ के बच्चों को लगातार गुमराह करके विभिन्न प्रलोभनों देकर यहाँ से ले जाई जा रही हैं, उनके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, तो क्या उसको रोकना गलत है क्या? तो जो सही कदम है वो हम लोग उठा रहे हैं। हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि कांग्रेस अपने आप को उत्तराखंड के प्रति जवाबदेह न समझते हुए सिर्फ राजनीति करने के नाते उसका विरोध कर रही है। उनको एक समुदाय विशेष के लोगों को संतुष्ट करना है, लेकिन हमें भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो 15-20% लोगों को संतुष्ट करने के लिए अगर 85% लोगों को नाराज करें तो भाजपा के लिए तो अच्छा है, वो करें उस काम को, हमें कहाँ दिक्कत है। लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, और जो करना चाहिए प्रदेश के लिए, इस प्रदेश के देवत्व को बचाने के लिए, इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, वो हम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का दौरा था देहरादून में, आपने देखा छात्रों की गूंज, इतना भव्य कार्यक्रम। कांग्रेस ने जिस हिसाब से बताया कि हम युवा जुड़ गया है, 4 लाख युवा आ रहे हैं, और वहीं पर जब कुछ वीडियोज आपने देखेंगे वायरल हो रही थी जिसमें भाई के शराब के और नैन की शराब और तमाम तरह की आपत्तिजनक गाने चल रहे थे, उस पर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो है, चाहे वो विधायक हो या बड़े नेता हो, सब डांस कर रहे थे। और उससे एक दिन पहले ही वहां पर उनके कार्यकर्ता की मौत भी हुई थी। नीट पेपर लीक का मुद्दा था, गंभीर विषय था, गंभीर बात होनी चाहिए। तो आपको लगता है ये सब हो रहा था कि क्या ये सब सही है ऐसे मामले में? देखिए, मैं बाकी विषयों पर नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ 3 बातों पर जा रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी का जब दौरा शुरू हुआ तो छात्रों के गूंज कार्यक्रम के तहत उन्होंने कहा हमने कुछ रजिस्ट्रेशन कराए हैं। उसमें उन्होंने क्लेम किया कि 4.5 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया। एक तो मैंने वो आंकड़ा पकड़ा कि 4.5 लाख बड़ी संख्या होती है। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में अगर 4.5 लाख छात्र अगर वहाँ उतरते तो बहुत बड़ी बात होती। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या हुआ कि जिस जगह पर ये कार्यक्रम हुआ, अगर उस कार्यक्रम को आप देखें तो बन्नू स्कूल में कार्यक्रम मेरी विधानसभा में आता है, जो हैंगर लगता है बरसात में, जो जिसको हम सामियाना बोलते हैं, उसकी कैपेसिटी 5,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि हम रोज कार्यक्रम करते हैं। तो 4.5 लाख के लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, ये कांग्रेस का क्लेम है, मैंने बोला ना, मेरा कोई आरोप है, मैं तो एक एनालिसिस कर रहा हूँ। उसके बाद वहाँ पर 5,000 की संख्या वहाँ पर एकत्रित हो सकती है, जिस 5,000 में से लगभग 60% वो लोग थे जो 50 साल के ऊपर थे, 40 साल से ऊपर के थे, जिनमें कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे होंगे, लंबी लंबी दाढ़ी और टोपियाँ लगा के 60 साल 70 साल के 80 साल के जंजीज बना दिए गए वहाँ। तो लगभग 60% ये पॉपुलेशन थी। तो लगभग 3,000 ये पॉपुलेशन हो गई, बची 2,000। तो 4.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद और अगर सिर्फ 2,000 युवा वहाँ पर आता है तो इस कार्यक्रम को आप सफल कहेंगे, असफल कहेंगे? ये मेरी दृष्टि में पूरी तरह असफल कार्यक्रम है। कांग्रेस ने उसको सफल इसलिए बताया कि शायद उनको 2,000 की भी उम्मीद नहीं थी, जो उनके हाल है। तो एक तो ये पक्ष देखने लायक है। दूसरा पक्ष इसका ये है कि जिस स्थल पर ये कार्यक्रम हो रहा था वहाँ उनके एक कार्यकर्ता के ऊपर में लोहा गिर जाने के कारण उसकी आकस्मिक मृत्यु हुई, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। उसी स्थान पर
कार्यक्रम होता है और एक गाने पर कांग्रेस के सारे नेता नाचते हुए दिखते, थिरकते हुए दिखते हैं, और उस व्यक्ति जो कि उनका कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का हो, अगर कमिटेड व्यक्ति तो उसका सम्मान हम भी करते हैं, वो कमिटेड कार्यकर्ता ही रहा होगा जिसकी बेचारे की मौत वहां पर हुई, उसके लिए 2 मिनट का मौन तक वहां नहीं रखा गया। क्या ये ठीक है क्या? एक पक्ष तो ये है, इसके नाते मैं उसको असफल कार्यक्रम मानता हूँ, और कांग्रेस की मैं समझता हूँ कि ये गलती मानता हूँ कि उनको न तो नाचना गाना करना चाहिए था और उसको कम से कम श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी। दूसरी बात, तीसरा विषय कि जब राहुल गांधी यहाँ पर आए तो यहाँ कोई वो नीट के विषय पर तो छात्रों पर अपनी बात कहते रहे, लेकिन कोई संदेश नहीं दे पाए। ये चुनावी प्रदेश है, चुनाव होने जा रहा है, कांग्रेस के लोगों को उम्मीद रही होगी, प्रदेश के लोगों को उम्मीद रही होगी कोई रोड मैप देकर जाएंगे, क्षेत्र में विकास का कुछ बोल कर जाएंगे, लेकिन उन्होंने न तो चुनाव पर कोई बात की, न कोई रोड मैप दिया, ना ही वो छात्रों को संतुष्ट कर पाए कि भाई आखिर इसको कैसे रोका जा सकता है, जो नकल है या जिसके ऊपर में उन्होंने पूरा वो किया, तो कोई रोड मैप वो दे नहीं पाए। तो उस नाते मैं इसको विफल कार्यक्रम मानता हूँ। तो पूर्णतया चाहे कांग्रेस कितने भी तालियां बजाती रहे, कितने भी गाने गाती रहे, लेकिन ये पूर्णतः विफल कार्यक्रम रहा। इस एनालिसिस के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ। कांग्रेस कह रही है कि हम जो है इस बार अपनी सरकार प्रदेश में बनाएंगे। तो मेरा सवाल ये कि अभी तक गणेश गोयल जी काफी महीने हो गए हैं प्रदेश अध्यक्ष बने हुए, लेकिन अभी तक उनकी जो मेन बॉडी है प्रदेश कांग्रेस कमेटी वो निर्माण नहीं हुई। तो क्या पीसीसी के बिना ये संगठन के तौर पर जीत पाएंगे, आपको लगता है? देखिए, कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता बिल्कुल खत्म है। कांग्रेस चंद नेताओं की पार्टी बनकर रह गई। उन नेताओं के पीछे जो कार्यकर्ता लगे रहते हैं वही पार्टी में वो कांग्रेस का काम देखते हैं। आपको ध्यान में होगा, करण मेहरा जी इससे पहले अध्यक्ष थे, उनकी भी टीम नहीं बन पाई थी। उससे पहले यही गणेश गोयल थे, तब भी टीम नहीं बन पाई थी। आज भी ये टीम नहीं बन पाई। तो कांग्रेस के अंदर अंतरकलह इतना अधिक है, आपसी विरोध इतना अधिक है कि उनके लिए टीम गढ़ना, टीम बना पाना एक बड़ा महाभारत है। और इसीलिए शायद वो नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं जब तक टीम बनी नहीं, अभी चुनाव आया नहीं है, किस प्रकार के संघर्ष वहाँ टिकटों को लेकर चल पड़े हैं, टिकट बिकने तक की नौबतें वहाँ पर आ रही हैं, इस तरह की बात सूचनाएं बाहर आ रही हैं। तो एक बड़ा संघर्ष कांग्रेस के नेतृत्व में आपसी चल रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में कमेटी बनाना भी मुश्किल काम है और आगे की राह भी कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है। तो जो वो क्लेम करते हैं बार बार हम कुछ कर पाएंगे, तो मुझे लगता नहीं कि वो पिछली स्थिति भी अपनी बना के रख पाएंगे। जैसे आज नंदा की चौकी पर जो देखा माहौल बना हुआ था, एक जो नया 12 करोड़ रुपए का जो अभी लागत से 16 करोड़ की लागत से पुल बना और 12 जुलाई को दिया गया, और वो एकदम से उसके आसपास का जो हिस्सा रोड का वो पूरा धंस गया है। तो प्रीतम सिंह चौहान जो है वो लगातार उन्होंने आज कहा कि सरकार जो इतनी भ्रष्ट सरकार है कि मतलब जितना कम समय हुआ था 12 जुलाई को पुल दिया और उसके बाद इतना बड़ा जो कहीं ना कहीं घटना हो गई, तो उसके लिए कहीं ना कहीं इतनी घूसखोरी है, कमीशन खोरी है। तो उन्होंने खुल करके आज आरोप लगाया। नहीं, देखिए, प्रीतम जी बहुत पुराने नेता हैं और लगातार कई वर्षों से काम कर, वो भी जानते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन वो पुल को जो सड़क का टूटना वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे अधिकारियों पर बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे ठेकेदार जिन्होंने उसको बनाया है उसको ब्लैकलिस्ट होना चाहिए। हम सरकार में अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। अगर कुछ गलत हुआ है तो उस पर निश्चित तौर पर प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि भाई अभी भाजपा जिस हिसाब से लगातार संगठन चीजें बदल रही है, सब पद बांट रही है, तो एक पद जो है अभी प्रदेश अध्यक्ष, इसको लेकर भी लगातार चर्चा के चल रही है कि भाई प्रदेश अध्यक्ष का जो पद है इस बार चुनाव से पहले कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। तो लोग जो है अलग अलग नाम ले रहे हैं, उसमें आपका नाम भी सर्वश्रेष्ठ तौर पर चल रहा है कि विनोद चमोली जी का भी लगातार लंबे समय से, पिछली बार जब प्रदेश अध्यक्ष में तब भी आपका नाम शीर्ष एक सीनियर होने के नाते लगातार चलता रहा, और इस बार भी आपको लोग कह रहे हैं कि भाई विनोद चमोली जी को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। तो आपको क्या मानना है, अगर संगठन आपको जिम्मेदारी देता है तो निर्वाह आप पूरी तरीके से किस तरह करेंगे? देखिए, मेरी भूमिका संगठन को ही तय करनी है, लेकिन ये चर्चाएं सिर्फ मीडिया में हैं, बाहर हैं। मुझे पार्टी में ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। और हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हैं, अभी महेंद्र भट्ट कंटिन्यू होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, दोनों के नेतृत्व में चुनाव होगा, उसकी तैयारी हमारी चल रही है। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में विनोद चमोली जी, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखा और बताया कि इस बार जनता 27 में किस तरह से उत्तराखंड में बदलाव भी चाहेगी, जहां जहां जो चीजें बेहतर हो सकती हैं उसको और बेहतर किया जाएगा। और उन्होंने अपनी बेबाकी से सारी जो भी गलतियां थी उसको मानते हुए उन्होंने कहा कि इस पर सख्त कार्रवाई होगी। आप इस तरह की और भी तमाम खबरों को, ग्राउंड रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।